अभी लेटेस्ट जो चेंज आ गया है उसके हिसाब से अब मास्टर्स जो और पीएचडी वाले हैं उनको भी इस चेंज में डाला जाएगा, उनको भी प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर लेना होगा कि लेट से अगर आपने पहला कोर्स इन डिमांड ऑक्यूपेशन में नहीं किया, इन डिमांड फील्ड ऑफ स्टडी में नहीं किया, कि पहला कोर्स आपने बिजनेस में कर लिया, सेकंड हेल्थ केयर में कर लिया, तो फिर क्या होगा। जैसे एग्जांपल हो गया कारपेंटर का या फिर पेंटर हो गया, ठीक है जी, तो इसमें आपको नहीं चाहिए सर्टिफिकेट बिकॉज दिस इज नॉट रेगुलेटेड। अभी जो वर्क परमिट के साथ जुड़ी हुई कैटेगरीज हैं वो बंद हो गई, जैसे ड्यूअल इंटेंट लो वेज बंद है और वर्क परमिट वाली लो वेज भी बंद है, पीआर सपोर्ट वाली ओपन है। अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने आ गए तो उनको आने दिया गया तो एक साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया, ओके, उसके बाद इसी साल के जनवरी में दूसरे एक साल के कोर्स में उसने एडमिशन ले लिया, 12 महीने या 14 महीने कुछ ऐसे ही था। तो उनका मानना ये था कि जब इसको कंप्लीट करने के बाद जब वो वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो क्या उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। कौन से मेजर सेक्टर, आपने जैसे हेल्थ केयर मैंशन किया है, ऐसे कुछ और सेक्टर हैं जिसमें एक फ्रेशर काइंड ऑफ बच्चा जो अभी पढ़ाई करके आया है वो एंट्री ले सकता है। हाल फिलहाल करंट न्यूज़ की और चेंजेस के अकॉर्डिंगली कौन सा प्रोविंस अभी भी डिसेंटली पीएनपी दे रहा है। तो मेरे दिमाग में सुना ही पड़ा कि रेस्टोरेंट और ग्रोसरी स्टोर बंद कर दिए। क्या आज के दिन भी इस प्रोग्राम को 9 साल हो गए हैं लगभग, क्या आज के दिन भी इस प्रोग्राम का कोई सिग्निफिकेंस बचा हुआ है। हेलो नमस्कार, इस हफ्ते लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है कैनेडियन इमिग्रेशन। इस पॉडकास्ट में हमने कनाडा की इमिग्रेशन से रिलेटेड रिसेंट जितने भी रूल्स में चेंजेस आए हैं उनको कवर किया है। और मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने पॉडकास्ट को ठीक से देख लिया तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि अभी आपके सभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के। अभी टाइम है अपने आप को ठीक से इवेलुएट करने का और ये देखने का कि आपके पास कितना टाइम बचा है और उस टाइम में क्या नए चेंजेस अपग्रेड करके आप किस प्रोग्राम में फिट बैठ सकते हैं और अपनी इमिग्रेशन जर्नी यानी अपने कैनेडियन ड्रीम को सच कर सकते हैं। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है गगन कालरा भाई, जो कि एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है और साथ में ओनर और प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं जोनिक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमें आपके लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाने के लिए इंस्पायर और मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिस इज गगन कालरा ऑन चंद्रशेखर आर्यास टॉक। गगन पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, क्या हाल है आपके। एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो आपका एक बिग थैंक यू कि आपने इतने क्विक नोटिस के ऊपर और इस पॉडकास्ट के लिए आपने हाँ कर दी और वीकेंड पे टाइम दे दिया, उसके लिए शुक्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी पॉडकास्ट की सीरीज पे। थैंक यू, सेम हियर, इनवाइट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर मोस्ट वेलकम पाजी। पाजी मैं ना अभी देख रहा था कि बेसिकली मैंने इतने सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिए हैं अभी और मैंने लोगों की लाइफ जर्नीज़ को कवर किया, सब कुछ किया है। बट अभी के हिसाब से, क्योंकि मैं खुद एक इमिग्रेंट हूँ, कनाडा में आया हुआ हूँ, अभी इन दिनों इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रखी है न्यू कमर्स में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में। तो मुझे एक पुश था कि एक इमिग्रेशन के ऊपर प्रॉपरली एक पॉडकास्ट किया जाए। और वाई आई अप्रोच्ड यू इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि मैं आपको तब से जानता हूँ जब आप अब्रॉड का इंडियन यूट्यूब चैनल चलाते थे और वहाँ भी आप इमिग्रेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थे बहुत ही इजी वे में डिलीवर करते थे और यूथ बहुत जल्दी कनेक्ट होता है आपकी बातों से। तो दैट्स वाई, क्योंकि आज जितना भी कन्फ्यूज़न है वो यूथ के अंदर है, तो आई थॉट कि यू आर द परफेक्ट गाय फॉर दैट। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है ना, वो सारा का सारा इज़ नॉट अबाउट कि इमिग्रेशन के कौन से जादुई तरीके हैं करने के या समथिंग। आज के टाइम पे बच्चे और न्यू कमर्स में कन्फ्यूजन बहुत है। कोई भी जब न्यूज़ आती है ना कोई भी, तो उसका पैनिक मोड जो है, पैनिक बटन दब जाता है बच्चों के अंदर। शायद वो न्यूज़ को भी पूरी तरीके से, मैंने अभी पिछले 1 महीने के अंदर बहुत बच्चों से बात की, इंटरनेशनल स्टूडेंट से बात की, तो न्यूज़ भी उनको ठीक से नहीं पता है। जिसको न्यूज़ पता है उसको इम्प्लीकेशंस नहीं पता है, कन्फ्यूजन ही है, बस एक वो पेन है कि शायद हमारा अब ये नहीं लगेगा या वो नहीं लगेगा। आई थिंक इसका पार्ट ये भी है कि आजकल जो रील्स डलती हैं या फिर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे सारा कंटेंट आता है,
दैट इज पार्ट ऑफ द न्यूज एंड इट्स अ क्विक इंफॉर्मेशन। 20 से 30 सेकंड का इंटरव्यू रील होगा या फिर 1 मिनट का रील होगा, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन देना भी बहुत मुश्किल होता है। Exactly. सो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दे गेट पैनिक कि हाँ भी किसी कंसल्टेंट ने कुछ डाल दिया, उन्होंने पूरा क्लियर नहीं बोला या उनको पूरा क्लियर समझ नहीं आया, दे स्टार्ट अज्यूमिंग थिंग्स, और उससे वो मेरे को भी, जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं, दे विल कीप ऑन फॉरवर्डिंग मी वीडियोस की है ना कि हमने ये वीडियो देख ली है जी ऑनलाइन, तो ये बोल रहे हैं, तो आप हमें बताओ कि क्या चल रहा है। तो कंफ्यूजन तो डेफिनेटली आ जाती है। मेरी रिकमेंडेशन क्लाइंट्स को यही होती है कि अपना क्योंकि इंफॉर्मेशन जो सबको आती है इट्स इक्वल, ऑनलाइन पड़ी होती है, लिंक्स आर अवेलेबल, तो आप ऑनलाइन जा सके थोड़ा उसमें खुद इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली सोर्सेज भी मैटर करती हैं कि ऑनलाइन आप किसी भी रेगुलर किसी भी लेट्स से किसी ब्लॉग पे जाके ना रीड करें न्यूज को, रादर देन IRCC के जो सही लिंक है वहां पर जाके रीड। लेट्स स्टार्ट विद दिस कि सबसे पहले तो वो वेबसाइट बता दो, जेन्युइन वेबसाइट जिसके ऊपर जाके चेक करना चाहिए। IRCC की जो मेन वेबसाइट है वहां पे अगर आप IRCC स्पेस न्यूज रूम करेंगे गूगल, तो वहां पे लेटेस्ट जो IRCC की तरफ से न्यूज आती हैं वो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो IRCC न्यूज रूम आई कंप्लीटली कैन कोरिलेट नाउ कि जैसे कई बार मेरी रील आती है इमिग्रेशन पे, तो कभी कभार आपका मेरे पास पर्सनल मैसेज आ जाता है कि पाजी इसमें कुछ कमी लग रही है, या वो फिर या वही है, लाइक अगर मैं भी अगर कुछ डालता हूँ या कोई डालता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ मैं ट्राई करता हूँ कि विद इन 60 सेकंड की रील रहे वो, और उसमें पूरा कॉन्टेक्स्ट देना एंड देन रिजल्ट बताना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। इमिग्रेशन इज वास्ट एंड हर एक किसी का केस डिफरेंट होता है। आप जो भी कंसल्टेंट्स भी होते हैं, हम भी होते हैं, रील्स बनाते हैं, ऑलवेज द कंटेंट दैट वी डिलीवर, जैसे आज के पॉडकास्ट में भी हो गया, तो द डिस्क्लेमर इज कि इट्स नॉट लीगल एडवाइस। अगर लीगल एडवाइस चाहिए तो आप हमसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, यू कैन कम टू आवर ऑफिस एंड वहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट स्टार्टिंग में बोल दिया कि वैसे तो पॉडकास्ट के स्टार्टिंग के अंदर एक डिस्क्लेमर आएगा, बट ये वर्बल डिस्क्लेमर बनता था इस वीडियो के लिए, और क्योंकि आपने डिस्क्लेमर दे ही दिया कि हम एज ए लीगल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, उसके लिए 1-to-1 कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हो। यहाँ आप थोड़ा सा आप अपने बिजनेस के बारे में बता दीजिए कि आपका नाम और बिजनेस का नाम और कैसे रीच कर सकते हैं। ओके, सो माय नेम इज गगनदीप सिंह कालरा। मैं एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ ऑटवा में। कंपनी का मेरी नाम है जोनिक इमिग्रेशन। अगर आपको रीच आउट करना है, यू कैन गूगल जोनिक इमिग्रेशन, आप मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या फिर हमारा ईमेल और फ़ोन नंबर अवेलेबल है वेबसाइट पे भी और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो वहाँ पर जाके आप हमें डायरेक्टली कॉल करके या फिर अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमसे बात कर सकते हैं। परफेक्ट, और ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि किसी को रीच करना है तो वो कर ले। तो लेट्स गेट ऑन द पॉइंट, टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखो, एक जर्नल हमें बात समझ में आ गई कि हम लोग न्यूज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, वो भी इमिग्रेशन की। मैं इसको ना कुछ सेगमेंट्स में बांटना चाहूँगा। तो सबसे पहला सेगमेंट है स्टूडेंट्स का, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि जितनी भी बड़ी न्यूज़ आई हैं वो पिछले 1 साल के अंदर अंदर आई हैं, है ना। तो ये चेंज कौन सी न्यूज़ से स्टार्ट हुआ, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ जब हड़कंप मचनी स्टार्ट हुई? सबसे पहले तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ही न्यूज़ आई थी। अभी हुआ ये है कि कोविड के पहले जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे कनाडा में, उससे नंबर काफी बढ़ गया है। एज एन एग्जांपल, 2023 में अराउंड 6,84,000 स्टडी परमिट्स के अप्रूवल आए हैं। तो दिस इज पोस्ट कोविड 2023 का ये नंबर है। सो कनाडा का जो सिस्टम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव कम इन, हमारा जो हाउसिंग हो गया या हेल्थ केयर हो गया, इट्स नॉट that capable of taking so many students. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिकॉज मेरे पास डाटा नहीं है कुछ भी, और शायद प्री कोविड तो ये नंबर शायद 1-1.5 लाख स्टूडेंट पे ही रहा होगा। हाँ जी, 1-1.5 लाख का नहीं, ऑन एवरेज 3.5 से 4 लाख के बीच में नंबर हो गया। हाँ, फिर भी अभी 6,80,000 2023 में आया, तो काफी नंबर ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी जो इन्होंने सबसे पहली अनाउंसमेंट करी थी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कभी भी कोई कैप नहीं होता कनाडा में, ठीक है। तो इसलिए देयर इज रैंडम कि जितने ज्यादा स्टडी परमिट्स अप्रूव होंगे उतने स्टूडेंट्स आएंगे।
तो सबसे पहली अनाउंसमेंट जो इस साल की ये थी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे अब कैप लग जाएगा। ठीक है। तो जो नंबर 2024 के लिए अनाउंस हुआ था वो नंबर था 4,87,000। ठीक है। तो ये नंबर अनाउंस हुआ था फॉर 2024। अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट आई है कपल ऑफ वीक्स अगो, अभी इस नंबर को आगे और कम कर रहे हैं। तो 2025 में और 2026 में दे आर लुकिंग एट अराउंड 10% रिडक्शन इन दिस नंबर। तो इसका जो हो जाएगा अपना 4,37,000 के आसपास। तो इससे ऑन ग्राउंड स्टूडेंट्स के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वाला सिस्टम बन जाता है कि पहले नहीं, अभी ऐसा होता है कि टोटल नंबर जितने भी स्टडी परमिट्स अप्लाई होंगे, पहली बात तो अभी प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो टू हैव द काउंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट दे आर गेटिंग इनटू द कंट्री। ठीक है, सो अगर लेट्स से 4,37,000 है तो हर एक स्टूडेंट को प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर इशू होगा आफ्टर दे गेट एडमिशन इन द कॉलेज। तो कॉलेज हैज टू गेट देम द प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, तो उससे सो दैट दे कैन कीप ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग इन। ओके, दैट मेक्स सेंस। तो ठीक है, इसके बाद इन्हीं से रिलेटेड एक सेकंड न्यूज़ भी आ गई थी साथ के साथ शायद। इन्हीं के रिलेटेड हाँ, एक और जो न्यूज़ थी कि पहले जी अभी कनाडा में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। लिविंग एक्सपेंसेस सबको पता है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले GIC का जो वैल्यू था अराउंड $10,000 होता था, तो अब इसको डबल कर दिया गया, अराउंड 20,400 समथिंग हो गया है। मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा, यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहेंगे। पहले तो ये बताइए GIC क्या होती है। ओके, सो GIC इज एक अकाउंट आपका खुलता है कनाडा में। किसी भी जो कनाडा में अकाउंट खुलता है जो एक ऑथराइज्ड बैंक्स हैं जो GIC आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें आपको इधर अकाउंट खोल के यू हैव टू ट्रांसफर सम मनी। ठीक है, सो दैट अगर अब जब आप स्टूडेंट जो है जो कनाडा में आता है तो वो इधर आके उन फंड्स को यूज करके अपने लिविंग एक्सपेंसेस को यूज कर सके। तो ये अकाउंट आपको पहले खुलवाना पड़ता है कनाडा में, वायर ट्रांसफर के थ्रू फंड ट्रांसफर करने पड़ते हैं पहले ही। मतलब वो कुछ ऐसा हो गया कि वो आपकी एक FD हो गई है, लेकिन वो आपको पहले करा के दिखानी पड़ेगी और उसी में से आपको पर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहे। तभी आपने बोला कि लिविंग कॉस्ट बढ़ गई है, उससे रिलेटेड है ये। तो ये जो चेंज किया इन्होंने 10,000 से 20,000 कर दिया, तो आपको लगता है कि ये इतना अमाउंट था कि इसकी वजह से बच्चों ने स्टूडेंट वीजा लगाने बंद कर दिया, कम कर दिए? 20,000 अभी अगर इंडियन रुपीज में अगर हमारे अब हिंदी में बात करें तो मोस्टली हिंदी ऑडियंस हमें देख रही है, तो हिंदी के हिसाब से अगर देखें तो 12 लाख रुपए हो गए। तो आजकल आई थिंक पेरेंट्स मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर किसी ने भेजना सोच लिया कि भेजना ही है बच्चे को कनाडा, तो फिर 12 लाख तो फिर वो लगा ही देते हैं। तो इसका मतलब ये भी होता है कि दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज योर मनी, राइट। अगर वो आपके अकाउंट में है तो पड़ा है, ये जरूरी नहीं है कि आपको यूज ही करना है। बच्चे इधर आके पार्ट टाइम जॉब करेंगे, 20 आवर्स अभी अलाउड है। पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो उससे तो टेक्निकली जितना मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, यू कैन ओनली अपने एक्सपेंसेस को यूज कर सकते हो, बट अगर फीस पे करने की बात है वो नहीं आप कर पाओगे। क्योंकि अपने लोग तो फिर वही दिमाग चलाते हैं ना कि एक बार करवा लिया FD, इसका ध्यान के बाद जैसे जैसे आते रहेंगे वापस भेजते रहते हैं। बट एनीवेज वो वापस भी दे सकते हो, पेरेंट्स को वापस दे दो। बट मोटा मोटी ये समझ में आ रहा है कि ये रूल लगाने से किसी के ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं, इतना कोई इम्पैक्ट पड़ा और इसीलिए शायद फिर सीरीज ऑफ चेंजेस रखने की जरूरत पड़ी। अभी जैसे और चेंजेस की मैं बात करूं तो इन्होंने पहले इस साल के बिगनिंग में ये बोला था कि मास्टर्स और PhD जो करने आ रहे हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे इस चेंज से, उनको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी जो कपल ऑफ वीक्स वो जो अभी लेटेस्ट जो चेंज आ गया है उसके हिसाब से अब मास्टर्स जो और PhD वाले हैं उनको भी इस चेंज में डाला जाएगा, उनको भी प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर लेना होगा। तो जो नेक्स्ट ईयर का कोटा है दैट इज 4,37,000, उसमें मास्टर्स और PhD वाले भी ऐड हो गए। क्योंकि गवर्नमेंट को शायद समझ में आ गया कि अब ये सब लोग ना मास्टर में एडमिशन लेना स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, यही हुआ है। क्योंकि इंडियन में जिन्होंने बैचलर्स करी हुई है 4 इयर्स की, दे गेट एडमिशन इन मास्टर्स डिग्री एंड तो या हर चीज का फिर लूपहोल आता है और फिर उसके बाद और चेंज आ जाता है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंगली पिछले 1 साल के अंदर स्टूडेंट वाली कैटेगरी के अंदर सबसे बड़ा चेंज कौन सा है? मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा एक चेंज तो ये हो गया कि स्पाउसल ओपन वर्क परमिट्स देने इन्होंने बंद कर दिए। क्योंकि स्टूडेंट्स तो चलो, और सेकंड चीज ऑब्वियसली ये भी है, 2 बड़े चेंज बोलूंगा मैं। एक तो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट्स हो गए, और एक जो मैंने आपको नंबर बताया 6,80,000 या फिर इतना ज्यादा बढ़ गए हैं, देयर इज नो ट्रैक
तो आधे से ज्यादा तो ये हो गया कि प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चे एडमिशन ले लेते थे, विच इज कंपैरेटिवली इजियर टू गेट इन, क्योंकि कम भी अगर आईएएस का स्कोर आ रहा है तो प्राइवेट कॉलेजेस यूज टू एक्सेप्ट। एग्जैक्टली। ठीक है, और उसके बाद फिर आप अपना वीजा लगा के इधर आके कनाडा आ गए। ठीक है, तो उसके थ्रू फिर ट्रैक एक तो करना मुश्किल हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कितने आ रहे हैं, और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट भी मैं बोलूंगा थोड़ी सी डिक्लाइन हुई। आप थोड़ी बोलोगे, मैं तो लाउडली बोलता हूँ, बहुत डिक्लाइन हुई है। तो उससे फिर अभी इसलिए इन्होंने फिर एक तो अभी सिर्फ पब्लिक कॉलेजेस ही आपको अटेस्टेशन लेटर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहली बात तो पब्लिक कॉलेजेस के जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसको इतने आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस क्राइटेरिया को मीट करो और उसके बाद उसके बेसिस पे इधर कनाडा हो। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो अब जो काइंड ऑफ डिप्लोमा मिल्स कॉलेजेस थे उन पे तो अब क्रॉस ही कर देना चाहिए, जो इंडिया में बैठे बच्चे अगर तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी डिप्लोमा कॉलेजेस में जैसे पब्लिक कॉलेजेस हैं और जो डीएलआईज बोलते हैं उनको तो उनमें तो एडमिशन ले सकते हैं, वो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर दे सकते हैं, बट हाँ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें अब एडमिशन नहीं ले सकते आप। तो यहाँ थोड़ा सा आप ये डीएलआई वाला भी बताइए कि डीएलआई क्या होती है, और किसी भी बच्चे को जो इंडिया में बैठा है, यहाँ वालों को तो फिर भी पता होता है, तो उसको कैसे कनेक्ट करना चाहिए डीएलआई को एलिजिबिलिटी चेक करने। ओके, सो अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो डीएलआई इज डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो हर एक जो पब्लिक कॉलेज इधर कनाडा में होगा इट शुड बी अ डीएलआई। तो डीएलआई का ये भी मतलब है कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आगे अप्लाई करना है, उसका भी अब बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बट द मेन रूल यूज टू बी कि डीएलआई है तो वो एलिजिबल है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट देने के। बट अगर हम आगे बात करें और तो अभी इस पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में भी काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो ओके, मेक सेंस। अच्छा, यहाँ पर आपने स्पाउसल वीजा की बात की कि पहले डिप्लोमा में भी आके आता था बच्चा, तो साथ में स्पाउस को भी लेके आ सकता था। इस रूल में क्या क्या चेंज है ये एग्जैक्टली? ओके, सो इस रूल में एग्जैक्टली जो चेंज हुआ था वो ये है कि अभी रिसेंट जो चेंज आया है उसमें यह है कि अगर आप स्टूडेंट हो कनाडा में तो आप अगर मास्टर्स डिग्री कर रहे हो और वो मास्टर्स डिग्री 16 महीने की एटलीस्ट होनी चाहिए, तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो, मास्टर्स और पीएचडी। तभी आप अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट बुला सकते हो। अभी यही साल के बिगिनिंग में जो हुआ था चेंज, अभी 2 रेफरेंस है। साल के बिगिनिंग में जो चेंज हुआ था उसमें था कि अगर आप 1 साल का भी मास्टर्स डिग्री कर रहे हो तो भी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, बट इन्होंने उसको भी चेंज कर दिया है, 16 महीने कर दिया। तो ये रिसेंट चेंज है। तो लग रहा है कि इसको हटा ही देंगे क्या? हाँ, ये नहीं अभी पता। बट अगर कॉलेजेस की बात करें तो अगर कॉलेज में अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। ओके, तो यानी कि डिप्लोमा मिल्स कॉलेजेस के तो ताले लगने का टाइम जो है वो धीरे धीरे आ ही गया है, आगे आ जाएगा 2-4 महीने में। कॉलेजेस का अभी तो अभी थोड़ा चल रहा है, बट कॉलेजेस का भी आपको पता है ये सारा बिजनेस इज फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली। तो अभी तो काफी स्ट्रिक्ट चेंजेस आ गए हैं, बट लेट्स सी आगे क्या चलता है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की यही न्यूज़ है या इसके अलावा और भी कोई न्यूज़ है? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की काफी न्यूज़ है, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की भी न्यूज़ आ गई है। ओके, इसके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि वर्क परमिट के लिए ही बच्चा एडमिशन लेता है। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कनाडा में आ रहे हो स्टडी करने, तो पहले सबको पता होता है कि अगर हमने 2 साल का कोर्स लिया तो 3 साल का वर्क परमिट, अगर 1 साल का कोर्स लिया तो 1 साल का वर्क परमिट। ओके, ठीक है। तो कोर्स की लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितना कोर्स की लेंथ होगी उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि अभी चेंजेस नहीं आए, अभी अनाउंस हुआ है कि आगे आने वाले टाइम में पहली बात तो हर एक बच्चा जो इधर कोई भी कोर्स करने आ जाएगा उसको जरूरी नहीं है कि उसको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे मिलेगा, अनलेस दे आर वर्किंग इन अ मैनेजमेंट, अगर उनकी अनलेस देयर फील्ड ऑफ स्टडी जो उनकी पढ़ाई इधर कर रहे हैं वो मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन में है या फिर कोई प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में है। तो और किसी ऐसे सेक्टर में जैसे हेल्थ केयर हो गया, किसी ऐसे सेक्टर में जहाँ पे डिमांड ज्यादा है, तो अगर आप इन सेक्टर्स में अगर पढ़ाई करोगे तो ही पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा। बट अभी इस पे क्लैरिटी नहीं है, तो बड़ा सब्जेक्टिव सा मैटर बना के छोड़ दिया है इसको। हाँ, अभी इस पे एक और भी चीज ऐड करूंगा मैं। पहली बात तो इसको खत्म कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये जो चेंज आया है अभी इसको अनाउंस किया है। ठीक है, अभी कब आएगा नहीं पता। आईआरसीसी के वेबसाइट पे लिखा हुआ है चेंज को, बट उसके बाद ये चेंज आने के बाद मतलब अनाउंसमेंट के बाद आई वुड से इस अनाउंसमेंट के बाद इन अ वीक और सो
कुछ लोग काफ़ी मतलब कॉलेजेस जो हैं उन्होंने बच्चों को ईमेल करना शुरू कर दिया कि अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई स्टडी परमिट आपका 1 नवंबर से पहले अगर आपको इश्यू हो गया है तो वो ये वाले जो चेंज है आप उनसे इफेक्ट नहीं होगे। तो ओके, मुझे भी थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं थोड़ा सा रिफ्रेजिंग करता हूँ ताकि थोड़ा सा हेल्दी हो जाए मामला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। मेरे को ना रिसेंटली 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सोशल मीडिया पे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक लड़की को उसने 1 साल का कोर्स किया, उसका डिप्लोमा जो भी होता है, उसके बाद उसने अपना वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहला तो शॉर्ट आंसर चाहूँगा कि उसको अभी की सिचुएशन के हिसाब से क्या 1 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा? अभी की सिचुएशन के हिसाब से अभी क्लैरिटी नहीं है। That's why people are confused. तो अभी के लिए हिसाब से अगर आप अगर आज लगाने जा रहे हो, अगर मेरे पास आज कोई क्लाइंट आता है तो अभी के हिसाब से एक साल का मिलेगा। बट अभी नवंबर में जो चेंजेस आ रहे हैं, पहले तो ये उस चेंज को मैं बता दूं कि पहले जो मैंने आपको बोला प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन ऑनर्स, उसमें क्लैरिटी नहीं है। बट जिसमें क्लैरिटी आ गई है वो ये है कि अगर आपने कॉलेज में किया है डिप्लोमा तो आपको CLB लेवल 5 का लैंग्वेज एग्जाम देना पड़ेगा। वर्क परमिट से पहले लगाने से पहले आपको CLB लेवल 5 देना होगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है तो आपको IELTS देना होगा CLB लेवल 7 का। ओके, तो ये CLB 5 और CLB 7 में बैंड कितने बनते हैं? अच्छा, CLB लेवल 5 में अगर आप बोलें तो हर एक मॉड्यूल में 5 बैंड्स, रीडिंग में 4 बैंड। ठीक है, तो ये होता है CLB 5 लेवल 5 का इक्विवेलेंसी। और CLB 7 का IELTS की ही बात करूंगा, 6 बैंड अगर हर एक मॉड्यूल में अगर आप लेंगे तो ही आपका CLB लेवल 7 होगा। तो ये एग्जाम वैसे तो जो बच्चा इधर आके पढ़ाई कर लेगा, CLB लेवल 5 और 7 लेना, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए 7 लेना और कॉलेज स्टूडेंट के लिए 5 लेना, इट्स नॉट दैट हार्ड। तो ये रूल तो वैसे भी किसी को समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को तो मोस्टली ये लग रहा है कि IELTS वालों के पैसे बनाने के लिए जैसे वो PR एक्सप्रेस सेंटर में किया था ना इन्होंने, एग्जैक्टली वैसा लग रहा है। अच्छा, यही बताइए कि ये वाला जो चेंज है ये कौन सी डेट की एप्लीकेशंस पे होगा? अगेन ऑल दीज चेंजेस व्हिच आई जस्ट सेड, ये 1 नवंबर के बाद जो वर्क परमिट लगाएंगे उनको लैंग्वेज वाला चेंज, और ये जो प्रोफेशनल वाला चेंज है कि आपका कौन से फील्ड ऑफ स्टडी है, इस चेंज का भी देयर इज नो प्रॉपर न्यूज। कॉलेजेस हैव स्टार्टेड सेइंग कि आप नहीं इफेक्ट हो रहे हो, जो 1 नवंबर के बाद स्टडी परमिट लगाएगा वही इफेक्ट होगा। बट अभी मेरे हिसाब से इस पे पूरी क्लैरिटी नहीं है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है, शायद किसी की मदर का कमेंट आया था, उन्होंने बोला कि उनके बेटे ने 1 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया। ओके, उसके बाद इसी साल के जनवरी में दूसरे 1 साल के कोर्स में उसने एडमिशन ले लिया, 12 महीने या 14 महीने कुछ ऐसा ही था। तो उनका मानना ये था कि जब इसको कंप्लीट करने के बाद जब वो वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो क्या उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा? हाँ जी, अगर आप 1 साल के कोर्सेज कर रहे हैं या 2 कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं विदाउट एनी ड्रॉप्स, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स एज वेल। हाँ जी, हाँ जी। बट अभी दिस इज सब्जेक्टिव, आज की डेट में मिलेगा। अभी आगे जाके क्या चेंजेस आते हैं एग्जैक्टली कि लेट्स से अगर आपने पहला कोर्स इन डिमांड ऑक्यूपेशन में नहीं किया, इन डिमांड फील्ड ऑफ स्टडी में नहीं किया, कि पहला कोर्स आपने बिजनेस में कर लिया, सेकंड हेल्थ केयर में कर लिया, तो फिर क्या होगा? क्योंकि हेल्थ केयर तो शॉर्टेज है हेल्थ केयर में। तो अगर नए चेंजेस PGWP पे भी लागू हो जाते हैं तो हेल्थ केयर वालों को तो वर्क परमिट मिलेगा। बट अभी उसने 1 साल ये कर लिया, 1 साल ये कर लिया, तो उसको क्या 1 ही साल का मिलेगा या 3 साल का, ये अभी क्लैरिटी नहीं है इस पे। ओके, मेक सेंस। अच्छा, ऐसी और कोई न्यूज़ है जिसने स्टूडेंट्स की जिंदगी को मुश्किल बना दिया? अभी न्यूज़ और तो मेनली यही है कि अभी काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनके वर्क परमिट्स खत्म हो रहे हैं। अभी या तो वो असाइलम क्लेम कर रहे हैं, विच आई डोंट रेकमेंड डूइंग, क्योंकि उनको वही अगर बात फिर घूम फिर के आ जाती है, सी ऑनलाइन या फिर फ्रेंड ने कर दिया जी रिफ्यूजी क्लेम कर दिया, उसको वर्क परमिट भी हम मिल जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोड दिया है टोकने के। ये उसी चीज की हम बात कर रहे हैं जो लाउड हो रहा है, 70,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हाँ जी। एक तो ये बताओ, ये 70,000 नंबर कहाँ से आया? ओके, ये 70,000 नंबर आया, इट्स एन अप्रोक्सीमेट नंबर। जो IRCC के वर्क परमिट्स इश्यू हुए हैं और जो इस साल खत्म हो रहे हैं वो 70,000 नंबर हो सकता है। अगेन ऊपर नीचे हो सकता है, न्यूज में आ गया नंबर। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस कैटेगरी को माने ना
तो शायद ये नंबर लाखों में जाएगा. इट शुड नॉट बी लेस देन 1 लाख, है ना? तो या ये 70,000 लोगों का वही नंबर मैं बता रहा हूँ. तो इसमें अभी क्लैरिटी ये नहीं, अब चलो ये नंबर आ गया, ठीक है, अभी डिपोर्ट नहीं कर रहे. एग्जैक्टली, अभी डिपोर्ट नहीं कर रहे, उनके वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं. तो ये बोलना कि डिपोर्ट कर रहे हैं वैसा नहीं है. वो फिर लाइक्स और व्यूज लेने के लिए डिपोर्ट, आइदर उनके पास ऑप्शन हैं. अगर उनको अभी आगे आगे फिर और टॉपिक खुल जाएगा, अगर वो LMI बेस्ड वर्क परमिट ले लेते हैं, राइट, तो उससे वो अपना एक्सटेंड करवा सकते हैं वर्क परमिट. या फिर विजिटर रिकॉर्ड पे काफी मेरे क्लाइंट्स हैं जो जिनका वर्क परमिट खत्म हो रहा है एंड दे आर वेरी क्लोज टू गेटिंग द ड्रॉ. तो वो बोलते हैं कि हाँ सर मेरे को विजिटर रिकॉर्ड अप्लाई कर दो एंड वी विल स्टे इन कनाडा फॉर सम मोर टाइम सो दैट हमारा ड्रॉ हो जाए तो हम कनाडा में बैठे बैठे ही लगाना चाहते हैं. तो डिपोर्ट तो तब होंगे अगर उनका एक वर्क परमिट एक्सपायर हो गया और वो फिर भी नहीं जा रहे हैं. हाँ जी, तो उनको ढूंढ के डिपोर्ट किया जाएगा. फिर डिपोर्ट किया जाएगा. अगर आप नहीं जा रहे, आप आउट ऑफ स्टेटस हो गए हो, यू आर नॉट मेंटेनिंग योर स्टेटस इन कनाडा, देन फिर आपको डिपोर्ट होना पड़ेगा. ओके, मेक सेंस. एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, शायद उसका आंसर कॉम्प्लेक्स हो सकता है. आज की सिचुएशन के हिसाब से, जो अभी करंट रूल्स हैं उसके हिसाब से, अगर कोई बच्चा आया हुआ था एज ए स्टूडेंट, उसने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है या जस्ट उसका वर्क परमिट आ भी गया है, लेट्स से 1 साल का आ गया उसका, क्या उनके लिए अभी भी PR के दरवाजे खुले हैं? PR के दरवाजे खुले हैं, बट अभी जॉब मार्केट थोड़ी सी डाइसी है. बट आपको पहले खुद की प्रोफाइल देखनी पड़ेगी कि आपकी क्या एजुकेशन है, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं. सबसे पहले जो PR के आपको ऑप्शंस देखने, एक तो है एक्सप्रेस एंट्री. ठीक है. अगर आपकी प्रोफाइल गुड इनफ है और अगर आपका स्कोर आप कैलकुलेट करते हो कि 500 से अबव बन जाएगा, तो आप उस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हो. बिकॉज अभी के लिए ड्रॉज 500 से ऊपर चल रहे हैं, आने वाले टाइम में शायद कम भी हो जाए. अगर ऐसे ही चेंजेस चलते रहे तो वर्क परमिट्स कम हो जाएंगे. अगर लोग चले जाते हैं कनाडा से तो फिर कंपटीशन कम होता जाएगा और CR स्कोर भी कम होता जाएगा. सो प्राइमरी ऑप्शन टू अप्लाई फॉर PR इन कनाडा इज एक्सप्रेस एंट्री. उसके बाद जिस प्रोविंस में आप हो उसकी आप PNP के ऑप्शंस देखें कि आप किस PNP की भी मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं. ठीक है. आपको ये देखना है अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कि कौन सी PNP में आप फाइल लगा सकते हो, कौन सी स्ट्रीम में आप फाइल लगा सकते हो. तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इतने ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि काफी PNPs बंद भी हो रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं. डिमांड अभी हेल्थ केयर में ज्यादा है या फिर ट्रेड में ज्यादा है. ओके, ठीक है. अगर आप इन ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेटर चांसेस हैं एज कम्पेयर टू समबडी हु इज वर्किंग इन लेट्स से फास्ट फूड सुपरवाइजर. अगर आप काम कर रहे हो, अपने काफी बच्चे इंडियंस होते हैं जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए अभी थोड़ा टफ है. अगर आप +2 करके कनाडा आए हो तो अगर आप 2 साल का डिप्लोमा करा है तो आपके एक्सप्रेस एंट्री में 400 पॉइंट्स मसा ही बनते हैं. तो उनके लिए थोड़ा, यहाँ आपने बाजी बड़ा अच्छा टॉपिक को टच कर दिया है. मैं भी कुछ रिसर्च कर रहा था अभी बैठ के कि, तो मुझे भी यही समझ में आ रहा था कि एक बार आपके वर्क परमिट हाथ में आ गया ना, चाहे वो 1 साल का भी आ गया है, तो कोशिश करो पूरी एनर्जी लगा के ऐसे सेक्टर में शिफ्ट होने की जो हाई डिमांड सेक्टर हैं फिलहाल, है ना. या फिर आप जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको एग्रेसिवली सीखना शुरू करो, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे. तो इसको ना 2 पार्ट में आपसे पूछूंगा, आई विल कट यू इन बिटवीन, कि पहले तो कौन से मेजर सेक्टर, आपने जैसे हेल्थ केयर मेंशन किया है, ऐसे कुछ और सेक्टर हैं जिसमें एक फ्रेशर काइंड ऑफ बच्चा जो अभी पढ़ाई करके आया है वो एंट्री ले सकता है? हेल्थ केयर एक है, उसमें ऑब्वियसली आपको साइंस बैकग्राउंड चाहिए होगा. ठीक है. बिजनेस बैकग्राउंड वाले के लिए थोड़ा मुश्किल है. ठीक है. बिजनेस बैकग्राउंड वाले मोस्टली ट्रेड्स में जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स में. ओके. तो उसमें जैसे हाउसिंग मार्केट की यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी. जैसे ऑक्यूपेशंस लाइक कारपेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक्स, ड्राइवॉल इंस्टॉलर्स. तो इनमें फिर वर्क करने के लिए उनको पहले सर्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा? इनमें कुछ रेगुलेटेड ऑक्यूपेशंस होती हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैकेनिक हो गया या फिर इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये ओंटारियो में रेगुलेटेड है. तो अगर इसमें आपको जॉब करनी है तो आपको जॉब करनी है तो आपको इसमें सर्टिफिकेट लेना पड़ना जरूरी है. और जैसे एग्जांपल हो गया कारपेंटर का या फिर पेंटर हो गया, ठीक है जी, तो इसमें आपको नहीं चाहिए सर्टिफिकेट बिकॉज दिस इज नॉट रेगुलेटेड. तो अगर आप बिजनेस डिप्लोमा में भी हो, अगर आप कुछ कहीं से कुछ शॉर्ट कोर्स कर लो, या अगर आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाए जो आपको ट्रेन करके कारपेंटरी का काम सिखा देगा, तो आप उसमें फिर अपना
आगे जाके पीआर लगा सकते हो विदाउट सर्टिफिकेट। तो मुझे नेक्स्ट पॉडकास्ट के टॉपिक मिल गए यहाँ पे, कारपेंटर के साथ, प्लम्बर के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाई इन डिमांड, और स्पेशली लाइक बिजनेस बैकग्राउंड वालों के लिए या आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए काफी हाई इन डिमांड है। ओके, एक छोटा सा हिंट मुझे आपको यहाँ और लेना है, क्योंकि एक तो आपने ये सेक्टर का मेंशन किया था आपके पिछले आंसर में, और एक आपने पीएनपी प्रोग्राम को मेंशन किया था। मुझे पता है कि एक टाइम ऐसा था जब ओंटारियो बहुत हाइप था इनके लिए, प्रोविंशियल प्रोग्राम के लिए, बट ये सैचुरेटेड होना स्टार्ट हो गया। देन लोगों ने ना अल्बर्टा मूव करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ अच्छी चल रही थी, फिर वो भी बंद हो गया। देन लोगों ने दूसरे प्रोविंस में मूव करना स्टार्ट किया। हाल फिलहाल करंट न्यूज़ की और चेंजेस के अकॉर्डिंगली कौन सा प्रोविंस अभी भी डिसेंटली पीएनपी दे रहा है? सारे प्रोविंसेस ने कम कर दिया है। नोवा स्कॉशिया यूज्ड टू बी प्राइम ऑप्शन, बट अभी बहुत लोग वहां पे मूव हो गए हैं, उधर की मार्केट भी सैचुरेट हो गई है। पीएनपीज आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। अल्बर्टा ने अभी बंद कर दिया था, अभी दोबारा उन्होंने ओपन कर दिया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम, तो अल्बर्टा विल रिमेन अ पॉपुलर डेस्टिनेशन। बाकी अटलांटिक जैसे प्रोविंसेस है, जैसे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम हो गया, दैट इज ऑब्वियसली द बेस्ट प्रोग्राम यू कैन अप्लाई अंडर फॉर पीआर। जी, क्या है अटलांटिक प्रोग्राम? अटलांटिक प्रोग्राम है, इसमें 4 प्रोविंसेस आती हैं, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉशिया और न्यू ब्रंसविक। ये 4 अटलांटिक प्रोविंस है। यहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। इधर कुछ सेट ऑफ एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनको डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स बोलते हैं। हर एक प्रोविंस के डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स होते हैं। आप इनकी लिस्ट ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। अगर आपको इन डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स के पास जॉब मिल जाती है तो आप इनके थ्रू अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में फाइल लगा सकते हैं। तो एम्प्लॉयर अप्लाइज फॉर योर एंडोर्समेंट, वो प्रूव होने के बाद आप डायरेक्ट अपनी पीआर की फाइल लगाते हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये थोड़ा सा इजी ऑप्शन है, बिकॉज प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स है वो ग्रेड 12 से लेकर अगर आपने इधर आगे सिर्फ डिप्लोमा किया है तो आप मीट कर लोगे, इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है। पर ये कब तक है इजीनेस, ये पता नहीं है। हाँ जी, अभी इसका क्या एक ने बंद कर दिया ऑलरेडी। एक ने बंद कर दिया। ओह माय गुडनेस। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसी वजह से इतनी कंफ्यूजन बन रही है, क्योंकि जब तक आदमी बच्चा मन बनाता है कि मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई कर दूं, तभी उसमें कुछ ना कुछ नया चेंजेस आ जाता है ना। अभी न्यू ब्रंसविक का कोटा इस साल का फिल हो गया, तो उन्होंने फिलहाल के लिए पॉज कर। ओके, एक छोटी सी सिचुएशन बताता हूँ कि लेट्स से कि किसी बच्चे के पास अभी 1 ईयर का वर्क परमिट आ गया है और वो अपनी डिसेंट जो भी कर रहा है, लेट्स से मैनेजमेंट की या फाइनेंस की जो भी उसने करी थी, अगर साथ में वो अपना फ्रेंच का स्कोर बढ़ा लेता है तैयारी करके, तो इज इट गुड इनफ कि वो पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएगा? फ्रेंच का एक सेपरेट कैटेगरी बन गई है फॉर गेटिंग द इनवाइट्स इन एक्सप्रेस एंट्री। तो एक्सप्रेस एंट्री में इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बना दी, जिसमें से एक कैटेगरी है फ्रेंच। ठीक है, तो फ्रेंच की जो कैटेगरी है इसमें जो अगर आपको एलिजिबल होना है, अगर आप सिंपल फ्रेंच का एग्जाम देंगे यू विल गेट सम पॉइंट्स हियर एंड देयर फॉर योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। बट अगर आपको फ्रेंच कैटेगरी की ड्रॉ में अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको CLB लेवल 7 चाहिए होगा इन एन फ्रेंच एग्जाम जो कनाडा के होते हैं, TEF कनाडा और TCF कनाडा। इसमें आप लैंग्वेज इक्विवेलेंसी चार्ट ऑनलाइन जाके देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या स्कोर मैच करते हैं। अगर CLB लेवल 7 की फ्रेंच आपको आती है तो ही आप इसमें इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और उसके कट ऑफ होती है 390 से 450 की रेंज में चल रही है फिलहाल। तो ये तो फिर फॉर श्योर वाला मामला बन जाएगा अगर आपने फ्रेंच इस लेवल की सीख ली, और जो कि 1 साल के अंदर पॉसिबल आमतौर पे नहीं है। हाँ जी, ये तो इवन इफ यू आर आउटसाइड कनाडा, तो अगर आप इंडिया में हैं, अगर आपकी ठीक ठाक प्रोफाइल है, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपके पास मास्टर्स डिग्री है और आइल्स में अगर आपने ठीक ठाक स्कोर कर लिया है, तो जनरल ड्रॉस फिलहाल के लिए बंद है। तो अगर आपके 430-40 इंडिया में बैठे बिठाए बन जाते हैं और आप उस ऑन टॉप फ्रेंच सीख लो तो आप कनाडा में सीधा पीआर आ सकते हो। अजी क्या बात कर रहे हो, इंडिया के अंदर नया बिजनेस दे रहे हो लोगों को, ऐसे कोचिंग सेंटर को लेते हो फ्रेंच के। ये शुरू हो चुका है अभी फ्रेंच के लिए इंडिया में बहुत। आज ही कॉल करता हूँ किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए कि एक फ्रेंच का सेंटर को अगर फ्रेंच आ जाती है तो यू विल
तो जो नॉर्मल कैटेगरी है एक्सप्रेस एंट्री वाली, उसमें अगर फ्रेंच सीखता है तो उतने पॉइंट्स नहीं बन पाते हैं कि उतने पॉइंट्स अगर 20-30 पॉइंट अगर आप 15-20 पॉइंट्स अगर आपके बढ़ भी जाएंगे तो डिपेंड करेगा आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे, मगर क्योंकि यू विल बी स्टिल कंपीटिंग। अगर आप लेट्स से सीएलबी लेवल्स 5 ले लिया फ्रेंच में ना, तो आप स्टिल यू आर फाइटिंग इन जनरल कैटेगरी, तो ड्रॉ इज 509, कहीं बहुत दूर है। हाँ, तो अगर आपका लेट्स से 490 तक स्कोर बन रहा है फ्रेंच से, आपका इंप्रूव हो जाता है, देन ग्रेट, ओके। बट अदरवाइज या नो। पाजी ट्रेन को थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। मुझे तो लगा था कि 3-4 कैटेगरीज एक ही पॉडकास्ट में कवर कर जाऊंगा, बट ये तो स्टूडेंट वाले ही पीछा नहीं छोड़ रहे। बट आई क्विकली मूव ऑन। जो पिछले कुछ टाइम में, पिछले फ्यू इयर्स में बहुत हाइक पकड़ी जिस कैटेगरी ने, वो थी LMIA की। मतलब ऐसी सिचुएशन भी मैंने देखी है कि यंग बच्चे 21, 22 साल के जो पीजी करने के लिए एलिजिबल हैं, अच्छे ब्रिलियंट बच्चे, शार्प माइंडेड बच्चे, उनको भी कंसल्टेंट ने LMIA की तरफ मूव कर दिया, ऐसे ऐसे रीज़न देख के जो मेरे तो आज तक समझ में नहीं आते। मतलब ऐसी सिचुएशन भी बन गई थी। तो LMIA के बारे में बताइए कि वो हाइप क्यों बनी और अब वो हाइप एकदम से क्यों टूट रही है? LMIA की हाइप इसलिए बनी कि इन दी एंड अगर कंसल्टेंट या एजेंट आपको कुछ बोल रहा है कि LMIA कर लो, यू नो स्टडी ना करो, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, वो पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। और कुछ लोग जो एम्प्लॉयर्स चार्ज भी करते हैं इस चीज का, जो अलाउड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो दैट विच इज नॉट अलाउड, तो वो बोलते हैं कि $15,000 इधर लगाने, तो $15-20,000 आप LMIA पे लगा लो, ठीक है, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, LMIA खरीद लो और इधर आगे वर्क कर लो, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। बिजनेस कैलकुलेशन। हाँ, बिजनेस कैलकुलेशन ये ऐसे पिच करते हैं, ठीक है। तो अभी काफी LMIA के प्रोग्राम में भी चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। तो वहां से शुरू करते हैं, कौन से चेंजेस हैं? ओके, सो सबसे पहला जो चेंज आया है कि LMIA अब अगर आप लो वेज LMIA लगा रहे हैं, तो हर एक प्रोविंस की पहली बात तो एक मीडियन वेज होती है। जैसे ओंटारियो की $28.5 के आसपास है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी अगर आप लेट्स से एक रेस्टोरेंट ओनर हो, तो अगर आप लेट्स से एक सुपरवाइजर को हायर कर रहे हो, तो अगर आप उसको $20 दे रहे हो, तो वो लो वेज LMIA माना जाएगा। ओके, ठीक है। तो 28.5 से कम है, $20 पे जा रही है, तो लो वेज LMIA हो गई। तो लो वेज LMIA इन्होंने बंद कर दी है, अनलेस अगर आपका बिजनेस किसी ऐसी लोकेशन पे है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से कम है। सो ऑल द मेट्रोपॉलिटन एरियाज, जैसे एज एन एग्जांपल ऑटवा हो गया। ऑटवा का अभी जो अभी क्या चल रहा है, सितंबर, ओके, ऑटवा का जो सितंबर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.5 के आसपास है, ठीक है। तो ऑटवा इज नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर गिविंग दी LMIAs। तो मुझे ऐसा लग रहा है लो वेज LMIAs। अभी इसमें भी कैच है, अभी इसमें हाई वेज LMIA भी होता है। सो लेट्स से आप किसी ऑफिस एडमिन को हायर कर रहे हैं आपके ऑफिस में, तो ऑफिस एडमिन का जो मीडियन वेज है वो $28-29 के आसपास होता है। तो अगर आप ऑफिस एडमिन को हायर कर रहे हैं तो यू कैन स्टिल हायर देम। ओके, मेक सेंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने एक स्टेटमेंट बोली ना कि लो वेज LMIA बंद कर दिए, तो मेरे दिमाग में सुना ही पड़ा कि रेस्टोरेंट और ग्रोसरी स्टोर्स बंद कर दिए। क्योंकि मोस्टली मैंने बहुत लोगों को देखा कि रेस्टोरेंट जब खोलने की प्लानिंग करते हैं ना, तो उसमें LMIA वन ऑफ द ब्रांच होती है पैसा कमाने की, तो वो बंद होंगे अभी काफी। मेरे को मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट काफी लोग ऐसे मिलते हैं जो काम ऐसा करते हैं कि हाँ चलो अगर रेस्टोरेंट नहीं भी चला एज एन एग्जांपल, तो ऊपर का खर्चा निकल जाएगा। ये बहुत ही गलत बात है। लाइक यू आर एक्सप्लॉइटिंग स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इतना खर्चा करके आए हैं, या फिर ऑलरेडी जो इंडिया में बैठा है, तो यू आर एक्सप्लॉइटिंग देम। कुछ लोग तो ये जॉब भी नहीं देते, व्हिच इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो LMIA में यही वाला मेजर चेंज आया अभी, लो वेज और हाई वेज वाला? हाँ जी, हाईवे अभी जैसे PR सपोर्ट LMIA दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। PR में जैसे 50 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, तो वो वाली LMIA अभी भी चल रही है। ओके, तो वो लो वेज में भी काउंट हो जाएगा? हाँ जी, तो अगर आप लो वेज, जिसमें भी 3 टाइप का जनरल कैटेगरी होगी। एक PR सपोर्ट होगी, एक जिससे वर्क परमिट मिलेगा, एक जिससे वर्क परमिट भी मिलेगा और PR के भी 50 पॉइंट्स मिलेंगे। अभी जो वर्क परमिट के साथ जुड़ी हुई कैटेगरीज हैं वो बंद हो गई, जैसे ड्यूअल इंटेंट लो वेज बंद है और वर्क परमिट वाली लो वेज भी बंद है। PR सपोर्ट वाली ओपन है, बट उसमें फिर ये है कि इसमें आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। वो 6 महीने के लिए जब अप्रूव हो जाएगी, 6 महीने के लिए वैलिड होगी। आप उसके 50 पॉइंट्स अपने एक्सप्रेस एंट्री में यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपका अगर स्कोर 460 है किसी स्टूडेंट का, और उसका अभी IELTS में नहीं इंप्रूव हो रहा, ना ही उसको फ्रेंच आती है, तो अगर उसका एम्प्लॉयर उसको हेल्प कर दे
PR सपोर्ट LMIA में, तो उसके वो 50 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, तो उसका 510 स्कोर हो जाएगा, विच इज एनफ टू गेट अ ड्रॉप। मेरे खुद के ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका काफियों का वो इनवाइट आया है। ओके, तो LMIA वाला रास्ता भी थोड़ा डिफिकल्ट कर ही दिया है इन्होंने, ऑलमोस्ट कर ही दिया हाँ जी, लाइक अगर बिल्कुल ही, हाँ इसमें एक्सेप्शंस हैं, जस्ट टू ऐड ऑन, जैसे कंस्ट्रक्शन या हेल्थ केयर में अगर आप कर रहे हैं अप्लाई, तो आप ऑल जो भी अपने मैंने चेंजेस डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे आप एग्जेम्प्टेड है। वाओ। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन इज हाई इन डिमांड। अगर आप लो वेज पे भी आ रहे हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर कंस्ट्रक्शन में आपको LMIA दे रहा है, तो आप आ सकते तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बाजी कि जो इस धरती पे अभी हैं, कनाडा की धरती पे, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या किसी और वीजा पे आए हुए हैं, ऑप्शंस तो उनके पास अभी बहुत हैं, बस उनको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। हाँ जी, सो देखो अभी नंबर बहुत ज्यादा है, अभी एवरीबडी कैन नॉट गेट इनटू ट्रेड्स एज वेल, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट कहीं ना कहीं तो उनके साथ थोड़ा सा आप कह लो, जैसे पंजाबी कहते हैं, तक्का हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज देख रहा था, पुराना कोई ट्वीट देख रहा था पुराने अपने इमिग्रेशन मिनिस्टर का, कि we don't want international students to come study here, we want them to stay. अभी जो लेटेस्ट नैरेटिव है वो ये है कि everybody cannot be staying here, so some of them might have to go back, which is the harsh actors का नाम लेना स्टार्ट कर दिया है, which is the harsh reality, but अभी यही सिचुएशन है कि कोशिश है कि हमारी तो ये कोशिश होती है कि हम क्लाइंट्स को बेस्ट गाइड करें कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। इसी LMIA से जुड़ा हुआ ना एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। पहले कई लोग क्या करते थे कि टूरिस्ट वीजा पे यहाँ आते थे और यहाँ पे आके बात करते थे, कहीं कहीं अपनी जॉब का जुगाड़ बना लेते थे और टूरिस्ट वीजा पे अंदर रहते हुए ही यहाँ LMIA अप्लाई कर लेते थे। ऐसा अभी भी पॉसिबल है? ओके, दिस इज अगेन गुड क्वेश्चन। अभी पहले तो बात करते हैं कि होता कैसे। ठीक है, आप इनसाइड कनाडा से वर्क परमिट नहीं लगा सकते। जब आप क्लाइंट कोई भी आता है विजिटर वीजा पे कनाडा में, तो पहले क्या होता था, प्री कोविड बात करेंगे, प्री कोविड क्या होता था, अगर आप कनाडा में आते हैं तो इसका एक वर्क अराउंड होता है कि आप इनसाइड कनाडा से वर्क परमिट लगा नहीं सकते। एम्प्लॉयर ने आपकी LMIA अप्लाई कर दी, आपको LMIA का डॉक्यूमेंट मिल गया, अब वर्क परमिट जो लगाना है वो आपको आउटसाइड कनाडा से लगाना, फ्लैग पुलिंग वाली। हाँ, तो इसका क्या आपने बताई दिया आंसर। इसका वर्क अराउंड क्या है, यू गो टू US कनाडा US बॉर्डर, आप US से एंट्री डिनाई करें और उधर से वापस आके कनाडा के बॉर्डर पे आके वर्क परमिट अप्लाई करें। इस प्रोसेस को फ्लैग पोलिंग कहते हैं। एंड दिस इज अ लीगल प्रोसेस। दिस इज अ लीगल प्रोसेस। शुरू से ऐसा ही होता आ रहा था। अभी कहानी में कैच ये है कि कोविड के टाइम जब इनको वर्कर्स की जरूरत थी कनाडा को, तो इन्होंने इसमें एग्जाम्पशन डाल दी थी कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बॉर्डर पे मत जाइए। वैसे भी कोविड के टाइम इट्स हार्ड टू वैसे क्वारंटीन था, सब बंद था, राइट। तो दे वांटेड कि लोग बॉर्डर पे इतना ना जाए, ऑनलाइन कर देते हैं हम इस प्रोसेस को। तो ड्यूरिंग कोविड और इवन आफ्टर कोविड एज वेल 2-3 सालों के लिए इन्होंने ये प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया था, जो इन्होंने अभी रिसेंटली बंद कर दिया था। वैसे टेक्निकली February 2025 तक ये चलना था, बट रिसेंटली इन्होंने इसको स्क्रैप कर दिया। अब अगर आपको वर्क परमिट अप्लाई करना है, आपको अगेन बैक टू नॉर्मल, you have to go to the border and do the flag। ऐसा लग रहा है बाजी ये मैसअप की जो चिंगारी है ना, वो तो सरकार ने शुरू की हुई है, फैसिलिटेट इतना ज्यादा कर दिया। अभी वही है ना, अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने आ गए तो उनको आने दिया गया तो वो आए। तो इट्स ऑल अगर इन द एंड पॉलिटिक्स का ही है, ठीक है। पहले आपने जब जरूरत थी तो इतने सारे बच्चे को बुला लिया, सबको वर्क परमिट भी दे दी है, इजी PR भी दे दी जब जरूरत थी। अब आपके इमिग्रेशन सिस्टम पे टोल पड़ गया है, तो अब आप बोल रहे नहीं वापस जाओ। तो इन नटशेल जो ये टूरिस्ट वीजा पे यहाँ आके जो LMIA अप्लाई करते थे, वर्क परमिट अप्लाई, अब वो बिल्कुल बंद है। LMIA ले सकते हो, आपको बॉर्डर पे जाके लेना पड़ेगा, बट अभी रिसेंट जो चेंज है, अभी लो वेज नहीं डाल सकते, राइट। तो अगर हाई वेज है तो अभी भी जाके हाई वेज लगाओ आप, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन एम्प्लॉयर लगाएगा आपकी LMIA की, आपकी अप्रूव होगी, बॉर्डर पे जाके ला सकते हो। अगर एम्प्लॉयर किसी रूरल एरिया में है, कोई यहाँ से दूर हो गया, ऑटोवा से 1.5 घंटे की ड्राइव पे है, जो वैसी छोटी कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इट्स नॉट अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, देन वहां पे तो LMIA अभी भी चल जाएगी। ओके, बट मोटा मोटी ये जो भी इंडिया में सो कॉल्ड कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, इनका एजेंट, उनका नाम एजेंट है, दे आर नॉट कंसल्टेंट। ओके, दे आर नॉट कंसल्टेंट, एजेंट, सो कॉल्ड जो एजेंट बैठे हुए हैं, इनका जो ये धंधा था 10-10, 15-15 लाख लेके टूरिस्ट वीजा लगाने का, ये भी बंद होने वाला है। ये भी बंद होगा। मैं तो हैरान हूँ, लाइक
लिटरली आई मीन या लाइक मैं हमारे जो मेरे जो होता है लाइक विजिटर वीजा इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एप्लीकेशन, एग्जैक्टली तो उसके तो कभी भी इतना तो चार्ज कभी बनते ही नहीं है। 500 700 हाँ, $1000 किसी हाँ, ने बहुत 500, ज्यादा हाँ। कॉम्प्लिकेटेड है $2000 ले लो भाई। तो इतने लाखों का बस ये वही है ना, आधे से ज्यादा को फिर इंटेंशन इज टू मे बी गो टू यूएस। एग्जैक्टली वो सब डाइसी सिचुएशंस है। एनीवेज उस सेगमेंट में नहीं घुसेंगे क्योंकि यूएस कनाडा इज लिटरली मैच, उसको फिर से रिगेन करेंगे किसी और पॉडकास्ट के अंदर। अच्छा अभी LMIA मुझे लगता है कि हमने काफी बात कर ली है LMIA की, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्सप्रेस एंट्री का जितना हवा बना था, अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो शायद 2015 के आसपास ये एक्सप्रेस एंट्री वाला मैटर स्टार्ट किया था। मुझे एज ए प्रीवियस इमिग्रेंट भी, क्योंकि मैं काफ़ी साल पहले यूके भी गया था, तो मुझे बड़ा स्मार्ट प्रोग्राम लगा था ये कि आप जिस देश में बैठे हो वहीं बैठे बैठे अपनी सारी एलिजिबिलिटीज़ पूरी करो और डायरेक्ट PR ले लो, क्योंकि हमको बंदों की ज़रूरत है। धीरे धीरे उसको भी एक्सप्लॉइट कर दिया गया, राइट। फिर वो स्कोरिंग वो काफ़ी बढ़ गई, सब कुछ हो गया। क्या आज के दिन भी, इस प्रोग्राम को 9 साल हो गए हैं लगभग, क्या आज के दिन भी इस प्रोग्राम का कोई सिग्निफिकेंस बचा हुआ है? काफी बचा हुआ है। जैसे अगर आप अभी ढंग से किसी प्रॉपर सेक्टर में काम कर रहे हो, जैसे अब इंडिया में हो, आप इंडिया में यू आर अ डॉक्टर और यू आर अ वेल्डर, यू कैन राइट अवे अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज। ओके हाँ, तो इंडिया एक्सप्रेस एंट्री में आगे फर्दर इन्होंने 5 कैटेगरीज डिवाइड कर दी है। फ्रेंच का हो गया, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। स्टेम हो गया, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें IT वाले भी आ गए, उसमें IT वाले मेनली आ गए, ठीक है। हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, और ट्रेड्स हो गया। तो इन कैटेगरीज के ड्रॉ थोड़े कम आते हैं। ट्रांसपोर्ट जैसे इतने ड्रॉज नहीं आते, जैसे ट्रक वाले अपने ਜਿਹੜੇ बैठे ने थे ट्रकां चलाते ने, उन्होंने हजे ड्रॉ नहीं आ रहे हैं। सो इसीलिए उनमें भी थोड़ा पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। बट हाँ, अगर आप आउटसाइड कनाडा हो और आप इन कैटेगरीज में काम कर रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली इमिग्रेट राइट नाउ एज वेल। जनरल ड्रॉ पिछले साल से चल रहे थे, बट अभी रिसेंटली बंद हो गए। अभी CC ही आ रहे हैं, तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ही ड्रॉ आएंगे। दैट मीन्स कि अगर आपके पास कनाडा का 1 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में फाइल लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो या फिर अभी CC ड्रॉज आ रहे हैं या फिर कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज आ रहे हैं, ठीक है। तो और या फिर PNP के ड्रॉज आ रहे हैं। PNP CC विल बी मोस्टली फॉर पीपल इनसाइड कनाडा, क्योंकि उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज होती हैं। बाकी कैटेगरी बेस्ड के लिए आप बाहर से भी लगा सकते हैं। ओके, तो कैटेगरी बेस्ड तो चाहे आप अंदर हो तो भी, क्योंकि आपने बताया कि जो एज लॉन्ग एज यू आर मीटिंग द कट ऑफ, आप कहीं पे भी हो सकते हैं। तो जो आपने वो बोला था कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ वर्क परमिट पे हैं वो ट्रेड वाली जॉब या हेल्थ केयर में जॉब ले लें, इट्स द सेम थिंग, राइट? सेम थिंग, हाँ जी, सेम थिंग। इधर वालों के लिए भी इजी है। अगर आप इधर आके लेट से आपने +2 करी है और आपने डिप्लोमा करा, तो आपके 400 स्कोर बन रहा है, तो हेल्थ केयर में अप्लाई करके देख सकते हो। तो अब मुझे फील कर पा रहा हूँ बच्चों की जो कन्फ्यूजन है वो रियल कन्फ्यूजन है कि इतना सारा मैसअप जो रहता फैल चुका है, पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, दूसरी न्यूज़ आ जाती है, वो हिल जाती है, राइट। और ये सेम कन्फ्यूजन एज ए कंसल्टेंट, एज ए रिस्पॉन्सिबल कंसल्टेंट जो कनाडा में रेगुलेटेड है, उनको भी दिक्कत आती है इन चीज़ों से? आती कंफ्यूजन। देखो मी एज ए कंसल्टेंट हमें अप टू डेट तो रहना ही पड़ता है, ठीक है। तो एवरी डे देयर इज अ न्यू न्यूज़, तो हमें भी अप टू डेट रहना पड़ता है। कुछ नए प्रोग्राम आते हैं, उनको समझने में जैसे टाइम लगता है। अभी एग्जांपल मैं PGWP का ही दे दूं कि अभी क्लैरिटी नहीं है, हमें भी क्लैरिटी नहीं है कि 1 नवंबर से ही वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि अपना प्रोफेशनल डेजिग्नेशन वाले ही कर सकते हैं कि पुराने वाले भी इफेक्ट होंगे। तो वो ऐसी क्लैरिटी के लिए तो फिर तो एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। ग्रेट। तो कंफ्यूजन जैसे PR पाथवेज की रही, अभी तो थोड़ा सिंपल कर दिया इन्होंने, बिकॉज काफी चीजें बंद हो गई हैं। तो इट्स सिंपल नाउ कि यही करोगे तो होगा कुछ, नहीं तो नहीं होगा। PR में भी इन्होंने कुछ कैप लगाया पाजी? PR में हमेशा ही कैप्स होते हैं। अभी नवंबर में ये अनाउंस करेंगे मोस्टली। स्टडी परमिट्स में जैसे हमने कैप ऑलरेडी बात कर ली कि स्टडी परमिट में कैप आ गए, अभी वर्क परमिट्स में भी कैप आने की बात हुई। तो टेम्परेरी जो रेजिडेंट्स है ना, उसमें कैप आ जाएगा। बाकी इमिग्रेशन लेवल प्लान जो हर साल आता है उसमें PR के तो कैप होते ही हैं। 4.5 से 5 लाख का इनका नंबर होता है। तो उस हिसाब से तो फिर जितने बंदे इस लैंड पे हैं वो कभी भी मैच नहीं कर सकते। हाँ जी, क्योंकि 2 मिलियन अगर बंदा टेम्परेरी रेजिडेंट इधर कनाडा में है, तो अगर इनकी इमिग्रेशन लेवल प्लान जो कि ये कम करने वाले हैं, अभी जो न्यूज में आया, तो वैसे 5 साढ़े 5 के अराउंड होता है।
तो अगले अगर 4 साल में 5 5.5 भी करोगे तो अगले 4 साल में सिर्फ जो ऑलरेडी हैं वो ही पक्के हो सकते हैं, और जो नए आ रहे हैं वो। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो लोग अभी पैसा वैसा दे के एफर्ट्स करके वर्क परमिट को एक्सटेंड करवाएं करने तक पहुंचेंगे, तो उनके पास तो आगे के रास्ते भी नहीं है, पीआर कैसे लगवाएंगे? तो तभी दे आर ट्राइंग टू क्लोज, अभी तभी दरवाजे बंद हो रहे हैं कि लोग अपना वर्क परमिट एक्सटेंड कराते रहते हैं या कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि वो ज्यादा टाइम रह सके और दे कैन इवेंचुअली अप्लाई। बट अगर आप वर्क परमिट के रास्ते ही बंद कर दोगे तो फिर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, वापस ही जाना पड़ेगा। तो इससे पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी पे आने वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या जो पीआर पे जो कैप लगेगी उस पे? पीआर पे जो कैप होता है वो तो इट्स बीन देयर फॉर लाइक सिंस, मतलब शुरू से ही है कैप। तो पीआर का नंबर तो डिफाइंड है, ठीक है। तो हर एक इकोनॉमिक प्रोग्राम का भी नंबर डिफाइंड है, जैसे एक्सप्रेस एंट्री में 1 लाख लेंगे, इसमें 5 लाख जो नंबर होता है कैप का पीआर का, इसमें सब लोग आते हैं, इसमें रिफ्यूजीज भी आते हैं, इसमें स्पाउसल पीआर जो हमने बात करी है वो भी आते हैं, ठीक है जी। एक्सप्रेस एंट्री वाले आ जाएंगे, पीएनपी वाले आ जाएंगे, रिफ्यूजी तो हो गया चलो, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे। तो सारे लोगों का एक सब टोटल इज 5 लाख। ये नहीं कि सिर्फ जिसने एक्सप्रेस एंट्री मिलाने 5 के 5 लाख उसी में आ जाएंगे, वो नहीं। अजीब, पता नहीं चला कि कब लगभग हम 1 घंटे के नजदीक पहुंचने वाले हैं बात करते करते, और अभी तो मुझे लग रहा है कि जैसे शुरू किया है, अभी तो बहुत सारी चीजें और हैं। हम पॉडकास्ट के बिल्कुल एंड सेक्शन में पहुंचे, उससे पहले आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या हम रिसेंट कोई बड़ी न्यूज़ जो है जिसको हमें इंक्लूड इसी पॉडकास्ट में कर लेना चाहिए, ऐसी कोई न्यूज़ है तो प्लीज़ बताइए। ऐसी में तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट का काफ़ी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस पर भी क्लैरिटी आने वाले टाइम में थोड़ी और आ जाएगी नवंबर से पहले, तो देन मे बी आई कैन। तो हम इसका जो सेकंड पार्ट बनाएंगे वो नवंबर के अपडेट के बाद बनाएंगे। अब मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है बहुत ही सिंपल शब्दों में, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करने में ना मेरे ब्रेन को भी एफर्ट लग रहा है। लेट्स से कि एक बिल्कुल फ्रेशर बंदा जिसने ग्रेजुएशन की है, इंडिया के अंदर बैठा है अभी, पर उसको अभी भी मन है कनाडा आने का, रिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमी डाउन है या जो भी कर रखा है, बट उसका अभी भी मन है कनाडा आके सेटल होने का, पूरा कंप्लीट सेटल होने का। तो उसके लिए स्मूथेस्ट पार्ट जो वे है, प्रोसेस है, अभी के हिसाब से क्या बनता है? तो अभी अगर जैसे आपने बोला ग्रेजुएशन, तो अगर आप ग्रेड 12 के बाद आ रहे हो तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने सुना ही है कि इंडिया में वापस कॉलेजेस में अभी एडमिशन बढ़नी शुरू हो गई है पंजाब में क्योंकि पहले तो ताले लगे थे, पीटीयू के कॉलेज को ताले लगे थे, क्योंकि एवरीबडी जो मेरे बाद जो आए हैं कनाडा में +2 करते हैं और सीधा बच्चे कहते हैं लेट्स गो कनाडा, है ना, इतने पैसे। तो हाँ, बैचलर्स करते ही नहीं कोई, अभी वो नंबर बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बैचलर्स करिए आपने 4 साल की, तो तब तक आपको थोड़ा चीज़ें और यू बिकम मोर वाइज आफ्टर सम टाइम। तो मेरे हिसाब से आप अगर आपने बैचलर्स कर ली है, तो आप अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए आते हो, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ विच जॉनर और विच सेक्टर यूर इन, मास्टर्स डिग्री के लिए काफी अच्छे प्रोग्राम्स अभी भी हैं, ठीक है। स्पाउस ओपन वर्क परमिट्स भी ओपन होंगे, जैसे हमने डिस्कस किया कि 2 साल की अगर मास्टर्स करिए, ठीक है, तो जितनी आपकी बढ़िया प्रोफाइल होगी ओवरऑल उतने चांसेस हैं। तो अगर आपने मास्टर्स करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड। डिप्लोमा भी अच्छा है आफ्टर बैचलर्स डिग्री, बट अगर आप बिल्कुल ही +2 के बाद आ रहे हो तो फिर आपको मेरे हिसाब से सेक्टर्स टारगेट करने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ के। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी कुछ ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हो, जस्ट फ्यू कपल ऑफ देम, जिससे उनको पीआर तक पहुंचने में, क्योंकि ना बच्चा कई बार क्या करता है, इतना लंबा सोचता ही नहीं है, बट उस स्टेप पे पहुंचता है ना, तब लगता है अरे यार मैं इसमें अगर मास्टर कर लेता तो पीआर आसान हो जाती। अभी तो नॉर्म तो यही है, ट्रेड्स, हेल्थ केयर और टेक, तो या फ्रेंच, ये 4 चीजों में अगर आप कुछ कर गए तो आपके लिए कंपैरेटिवली पाथवे इजी हो जाएगा। यही मेन अभी है, ठीक है। बाकी अभी चीजें बहुत चेंज होती हैं, तो क्या पता कल टेक में बहुत लोग हो जाए या हेल्थ केयर में बहुत हो जाए, वो भी बंद कर दें, तो वो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट करंट सिनेरियो के हिसाब से ये 4 सेक्टर्स को टारगेट कर सकते हो। ओके, मेक सेंस। तो भाजी ये था आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू, आपने टाइम निकाला। लेकिन मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करूं उससे पहले आपसे बड़ा क्रिस्पी और शॉर्ट एक मैसेज लेना चाहूँगा, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, 20 से लेके 30 साल की उम्र के जो हैं
या तो कनाडा के अंदर आए हुए हैं नए नए या आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्रिस्पी सा मैसेज प्लीज। क्रिस्पी मैसेज यही होगा, अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हैं, आप पहले ही सोच लें कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी प्रोफाइल आउटस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, तो ही आपके आगे जाके फ्यूचर में पीआर पाथवेज और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपको हेल्प होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने आज G+2 कर लिया है, 60% मेरे नंबर हैं, अब मैं कनाडा जाके उधर जाके दिहाड़ियाँ लगा के काम करके फीसें निकाल के इस तरह पास हो जाऊंगा और पीआर हो जाऊंगा, वो आज की डेट में मुश्किल है। अभी जिनका किस्मत अच्छी थी उन्होंने वो पीआर ले लिया, बट आगे जाने वाले टाइम में जितनी आउटस्टैंडिंग आपकी प्रोफाइल होगी उतने आपके पीआर होने के चांसेस ईजी होंगे। थैंक यू फॉर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज पाजी, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पॉडकास्ट सीरीज का हिस्सा बनने के लिए। और जल्दी ही इसकी सेकंड जो पार्ट है हम नवंबर में फिर से शूट करेंगे। इमिग्रेशन विल कीप ऑन कमिंग विद न्यू अपडेट्स एंड न्यूज़ एवरी अदर मंथ, तो अभी काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली विल लाइक टू मीट एंड डिस्कस फर्दर। थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये था आज का सुपर डुपर इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट। आई मीन मेरा ब्रेन अभी भी सारी न्यूज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब इतनी सारी न्यूज़ एक साथ प्रोसेस करनी होती है। नाउ आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स को कितनी दिक्कत आ रही होगी इन सब बातों को प्रोसेस करने में अपने दिमाग में। आपको एक चीज़ करनी है कि अगर आपको वन गो में किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन नज़र आती है तो इसको आप दोबारा देखिए, लेकिन इस पॉडकास्ट के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके उस दोस्त को, उस फैमिली मेम्बर को हेल्प कर सकती हैं जो कनाडा के अंदर नया है, जो कनाडा के अंदर अपने दूसरे ऐसे वेज देख रहा है जिससे वो परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जा सकता है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको आप जानते हैं जो कनाडा आने की तैयारी कर रहा है और इंडिया में बैठा है, उसको इस पॉडकास्ट को जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर इमिग्रेशन से रिलेटेड आता है तो गगन पाजी के रिलेटेड जितने भी लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, उसको क्लिक कीजिए और उनसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके जरूर पूछिएगा, सो दैट आपकी जो क्लैरिफिकेशन कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अपनी इन्हीं भारी भरकम बातों के साथ मैं इस पॉडकास्ट को, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में, एक नए गेस्ट के साथ, एक प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।